अखबार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के जीवन की कहानियां बताई और लोगों से भी उनके जीवन की प्रेरक कहानियां पढ़ने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेसी सोसाइटी में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदायों और आदिवासी समाज से जुड़े लोगों से आती है। आदिवासी जीवन शहर के जीवन से अलग है, इसकी अपनी चुनौतियां हैं। इन सब के बावजूद आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा आतुर रहती है। पीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं पर काफी प्रशंसा हो रही है। 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। पीएम बोले कि मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 समिट हो रही है, वहां मिलेट्स से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उनमें शामिल होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। पिछले साल के 25 दिसंबर को हुए आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने साल भर की उपलब्धियों को बताया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। श्रीनगर के लाल चौक में आज राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। राहुल सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। लाल चौक में तिरंगा फहराने के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई। तिरंगा फहराते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिला। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लाल चौक के आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सिटी सेंटर के चारों तरफ बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। राहुल गांधी आज शाम 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाल चौक पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर हमने ये दिखाया है कि ना तो नफरत चलेगी, ना बंटवारा और ना ही विभाजन। इस देश में प्रेम मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। मोदी सरकार को बेरोजगारी और महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा। विभाजन का माहौल है। गुजरात में पेपर लीक के मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया है। गोधरा और जामनगर सहित कई शहरों में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पेपर लीक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल खड़े किए। आपको बता दें, गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा 29 जनवरी को होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। पंचायत जूनियर क्लर्क के 3,350 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में 17 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले थे। परीक्षा सुबह 11 बजे से आयोजित होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पेपर लीक होने की खबर सामने आ गई और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने देर रात पेपर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। अभी ये साफ नहीं है कि दोबारा परीक्षा कब होगी। आपको बता दें, गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। गुजरात जूनियर क्लर्क पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इसके समकक्ष पास करना जरूरी है। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होना है। वहीं मिल रही जानकारी के अनुसार एटीएस ने 15 को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। बागेश्वर
धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में हजारों समर्थक सड़क पर उतरेंगे। आज यानी कि रविवार को गुना में विशाल रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में नेता, छात्र, समाज सेवी, सांस्कृतिक संगठन, व्यापारी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में पूरे शहर में पोस्टर, बैनर लगाए गए। रैली का आयोजन यूनिटी पार्क, अम्बेडकर भवन के पास सीवी रोड गुना में किया गया। इस रैली का आयोजन सनातन धर्म रक्षा समिति गुना मध्य प्रदेश की ओर से किया गया। गौरतलब है कि हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में रहे। नागपुर से उन्हें चैलेंज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में अपने कथा आयोजन में उन्होंने कई तरह के दावे किए। मीडिया के कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी के सेवक हैं और बागेश्वर धाम के जरिए वे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी दावा रहा कि किसी के मन में क्या चल रहा है ये वो पहले से ही भांप लेते हैं और पर्चे पर लिखकर इसे बता देते हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद की मौत हो गई है। वो तिहाड़ जेल में बंद था और बीमार था। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में उसे साल 2013 में सजा हुई थी, जबकि इसके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। शहजाद की उम्र 32 साल थी। तबीयत खराब होने पर पहले उसे जीटीबी अस्पताल भेजा गया। इसके बाद दिल्ली के एम्स रेफर किया गया। अदालत ने उसे बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या व अन्य अधिकारियों पर हमला करने का दोषी ठहराया था। ईरान के सेंट्रल शहर इस्फहान में ड्रोन से हमला किया गया। एक सैन्य संयंत्र में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। हालांकि ईरान की रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह एक नाकाम ड्रोन हमला था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 28 जनवरी देर रात को एक ड्रोन हमले के जरिए सेंट्रल सिटी इस्फहान में देश के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक सैन्य साइट को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि 28 जनवरी की रात को करीब 11:30 बजे रक्षा मंत्रालय के वर्कशॉप परिसरों में से एक पर ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला किया गया था। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह असफल हमला था और इसमें किसी की मौत नहीं हुई और केवल वर्कशॉप की छत को मामूली नुकसान हुआ। उत्तर पश्चिमी ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत के खोई शहर में शनिवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। जानकारी के अनुसार ईरान शहर इस्फहान के सैन्य संयंत्र में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। ईरान मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप में अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 440 लोग घायल हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। भूकंप प्रभावित इलाके के आसपास क्षेत्रों में भी लोग दहशत में हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह आज आयोजित हुआ। विजय चौक पर आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए दिल्ली पुलिस ने यातायात के व्यापक इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी जो दोपहर 2 बजे से आज रात 9:30 बजे तक लागू रहेगी और विजय चौक यातायात के लिए बंद रहेगा। आज रफी मार्ग पर सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर से कृषि भवन गोल चक्कर के बीच, दारा शिकोह गोल चक्कर से आगे कृष्णा मेनन मार्ग गोल चक्कर और सुनहरी मस्जिद विजय चौक की ओर यातायात के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा कि 29 जनवरी यानी कि आज बीटिंग रिट्रीट समारोह के मद्देनजर नई दिल्ली में कुछ यातायात प्रभावित इस दौरान रह सकता है। किया गया है कि वे उल्लिखित मार्गों से बचे और उसी अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाए। कर्तव्य पथ पर विजय चौक और सी हेक्सागन के बीच यातायात
पाबंदी रहेगी इस दौरान। आपको बताते चले, लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी इस दौरान सामना करना पड़ रहा है। बीटिंग रिट्रीट का आज समारोह आयोजित किया गया है। 29 जनवरी की शाम को हर साल होने वाली इस बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। तीनों सेनाएं इस खास मौके पर विशेष धुनें बजाकर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने के लिए आधिकारिक अनुमति मांगती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। सेना के तीनों अंग और राज्य पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी पर 29 धुनों को बजाया गया। राजधानी में बारिश के बीच दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में सैन्य बैंड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। नौसेना बैंड ने बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एकला चलो रे का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी एक अहम हिस्सा है। 29 जनवरी की शाम को हर साल होने वाले ये बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। तीनों सेनाएं इस खास मौके पर विशेष धुनें बजाकर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने के लिए आधिकारिक अनुमति मांगती हैं। पारंपरिक धुनों के साथ मार्च पास्ट करती सेनाएं गणतंत्र दिवस समारोह के समापन की घोषणा करती हैं। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में रविवार को भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगा। वहीं भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें समारोह का आकर्षण होंगी। समारोह में इस बार 3500 स्वदेशी ड्रोन करतब दिखाए। शानदार ड्रोन शो रायसीना पहाड़ियों के ऊपर शाम के आसमान को रोशनी से जगमग किया। उत्तर भारत में अब जमा देने वाली ठंड खत्म हो चुकी है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आईएमडी ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 29 जनवरी से 30 जनवरी तक उत्तर भारत के लिए कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। राजधानी दिल्ली में आज बारिश का अनुमान था और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से तेज बारिश की संभावना है। आज और कल यानी कि 29 और 30 तारीख को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। 29 और 30 तारीख को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इन 2 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में 29 जनवरी यानी कि आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान बारिश के बाद 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। आईएमडी के एक वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रविवार से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल टनल के पास के क्षेत्र में भारी हिमपात के बाद यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। रोड से बर्फ हटाई गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बर्फ पड़ना जारी है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब मुगल गार्डन के नाम को बदलकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। अब इसकी पहचान अमृत उद्यान के नाम से होगी। इसे हर साल वसंत के मौसम में आम जनता के लिए खोला जाता है। राष्ट्रपति 29 जनवरी को यानी कि आज उद्यान उत्सव की शुरुआत करेंगी। आम जनता के लिए अमृत उद्यान 31 जनवरी को खोला जाएगा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये 31 जनवरी से 26 मार्च तक खोला जा रहा है और यहाँ पर आम जनता जा सकेगी। हर साल की तरह इस बार भी 5 से 6 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। जनता के लिए पहली बार इसे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलवाया था। यहाँ ब्रिटिश और मुगल दोनों के गार्डन की झलक देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसे बनाया था। आपको बता दें कि मुगल गार्डन में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई बदलाव किए गए।
सभी पौधों के पास QR कोड लगाया जाएगा। अगर कोई भी इसे स्कैन करेगा तो उसे पौधे से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही 20 प्रोफेशनल तैनात किए जाएंगे जो लोगों को गार्डन के बारे में जानकारियां देंगे। अमृत उद्यान 15 एकड़ में फैला है। इसमें 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियां हैं। भारत सरकार ने गुलामी के एक और प्रतीक को खत्म कर दिया। मुगल गार्डन का नाम अब नहीं है, आज से इसका नाम है अमृत उद्यान। बोलो हर हर महादेव, भारत माता की, भारत माता की। ये मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ एक जुमला है, एक घोषणा, एक झूठ है, कुछ नहीं है। विकास के नाम पे भी बीजेपी कुछ नहीं है। 8 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ एक ही काम करना जानती है, वो नामकरण। आप मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया। अरे क्या नाम चेंज करने से देश का जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, क्या उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या ये जो पेट्रोल डीजल गैस के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो कम हो जाएगी? नहीं होएगा ना। मगर बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नामकरण की सियासत पे आ गए। अभी इसी तरह उन्होंने मुंबई के अंदर मलाड में एक गार्डन था, टीपू सुल्तान गार्डन, परसों से था, उनका नाम चेंज करना चाहते हैं। क्यों भाई? हम बताते हैं कि हम टीपू सुल्तान की तारीफ क्यों करते हैं। टीपू सुल्तान एक बहादुर रूलर थे। जब हिस्ट्री समझिए आप, जब 1947 जब सबसे पहला संविधान लिखा गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस वक्त वहां पर मौजूद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रकाश मुखर्जी थे। सबके सामने संविधान बना, सबने संविधान पे साइन किया, और जिस संविधान पे साइन किया उसमें काफी लोगों के फोटो थे, जिसके अंदर एक फोटो टीपू सुल्तान का भी था। अब इतने बड़े लोगों ने साइन किया टीपू सुल्तान साहब के फोटो पर भी, फिर भी उसका नाम मिटाना। अरे टीपू सुल्तान वो थे जो ब्रिटिशरों से लड़े। भारत सरकार ने गुलामी के एक और प्रतीक को खत्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ाई गई है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है। ये पिछले वर्ष के लक्ष्य से 5,000 करोड़ अधिक है। आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों से देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब के दामों में 5 से 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं, हम उनकी नजर में शूद्र से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और क्या कुछ कहा अखिलेश ने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा? इजाजत लेनी पड़ेगी आयोजनों में जाने के लिए, बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी? अब क्या चीज धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके NSG हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि NSG क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ, लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, रात में हटा दीजिएगा। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।